Welcome and very good evening to all. This is the sixth lecture of thermodynamic series. In this lecture, we will learn the energy interaction, that is heat. अभी तक जो हमने बात करी थी एनर्जी इंटरेक्शन में, वो वर्क ही करी थी और उसके दो पार्ट आ चुके थे. ठीक है, उसके बारे में आपको डिटेल्स चाहिए तो आप प्रीवियस के वीडियोस देख सकते हैं. साथ ही साथ जो थर्मोडायनेमिक वर्क हमने पढ़ा था उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए. नाउ अब एनर्जी इंटरेक्शन में हमको डिस्कस करना है क्या, हीट. अब ये हीट जो है वो हीट होती क्या है, ये किस टाइप का एनर्जी इंटरेक्शन है. ये ऐसा एनर्जी इंटरेक्शन है जो किसके कारण होता है, किसके कॉज से होता है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. जहां पर भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है वहां पर जनरली कौन सी एनर्जी ट्रांसफर होती है, हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. चाय बना करके आप रख दो तो आपको जो एयर निकलती हुई, अभी इसको मैं बोल रहा हूँ सिर्फ कि एयर निकल रही है, वो चीज क्या है वो आप जब हीट एंड मास ट्रांसफर एचएमटी सब्जेक्ट के वीडियोस पढ़ेंगे यहाँ पर जब मैं अपलोड करूंगा तो उसमें बताऊंगा कि वो क्या चीज है. तो जो एयर निकल रही है तो कहीं ना कहीं वो हॉट है और एटमॉस्फेरिक सराउंडिंग क्या है, ठंडा है. तो वो अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर रही है, एटमॉस्फेयर को ट्रांसफर कर रही है. किस कैसे, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. अगर आप फ्रिज खोलोगे, फ्रिज के अंदर पूरा एटमॉस्फेयर ठंडा है, बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा है, थोड़ा गर्म है, तो क्या होती है, एयर ठंडी हवा कहाँ आती है, बाहर आती है. तो जो भी ये टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो होती है हमारी हीट ट्रांसफर. नाउ ये तो हो गया हीट. अब हीट एक्चुअली डिपेंड किस किस चीजों पर करती है वो देखते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं हीट से. हीट डेफिनेशन तो बता दी हमने कि किसके कॉस्ट हो रही है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसे बोला जाता है क्या, हीट ट्रांसफर और हीट एनर्जी. अब ये हीट जो है भाई साहब डिपेंड किस पे करती है, ये सबसे अच्छी चीज है. चलो ये मैंने ले लिया क्या चीज, बकेट. एक में मैंने ले लिया मास m, दूसरे में भी मास क्या ले लिया m. ये मास क्या है, कोई 10 केजी है. ये मास क्या है, कोई 10 केजी है. ये वाला मास भी कितना है, 10 केजी. 10 केजी क्या है, एक प्रकार से कोई भी वाटर है, ठीक है, दूध है, कुछ भी ले लिया मैंने. चलो इसका इनिशियल टेम्परेचर क्या है, इसका इनिशियल टेम्परेचर क्या है, इनिशियल टेम्परेचर इसका है कोई 20 डिग्री. इसका भी इनिशियल टेम्परेचर क्या है, इसका भी इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री. ना अब मैं जब इसको हीट दूंगा तो मुझे इसका फाइनल टेम्परेचर क्या चाहिए, ये वाटर है, इसका मेरे को फाइनल टेम्परेचर चाहिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका मुझे फाइनल टेम्परेचर चाहिए कितना, कोई 80 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, दोनों में ही मास क्या है, सेम है. चलो हीट दो, ये हीट दी, इसमें भी क्या किया हमने, हीट दी. हीट दी, चलो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस, टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस किसको बोलेंगे हम, फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल माइनस इनिशियल इट मींस कितना हुआ, 20 डिग्री सेंटीग्रेड. फाइनल माइनस इनिशियल कितना हुआ, 60 डिग्री सेंटीग्रेड. चलो अब ये पानी है, इसको हम हीट दे रहे हैं, कहां तक पहुंचाना है, 40 डिग्री तक. हीट दिया, हीट दिया, हीट दिया, ये धीरे धीरे कहां पर पहुंच गया, 40 डिग्री पे. अब इसी पानी को मुझे कहां तक पहुंचाना है, 80 डिग्री तक. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और हीट देना पड़ेगी. मतलब जैसे जैसे ये टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे हीट भी क्या होगी. अगर नेक्स्ट थर्ड मटेरियल की बात करूं जिसमें डेल्टी कितना है, कोई 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वहां तक पहुंचने के लिए मुझे ज्यादा हीट देना पड़ेगी क्योंकि उसका फाइनल टेम्परेचर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, इन चीजों से मैंने कंक्लूजन क्या निकाला कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टी. भाई टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जैसे जैसे ये टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमको हीट भी क्या करना पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी. ठीक है, ये तो कोई था एग्जांपल कोई 1. चलो एग्जांपल 1. नाउ एग्जांपल 2 लेकर के चलते हैं हम. एग्जांपल 2 अगेन मैंने क्या किया, अगेन बकेट ले लिए. ठीक है, 2 बकेट ले ली. अब इसमें कोई मास है 10 केजी का, इसमें कोई मास है 20 केजी का. अगेन मान लो 10 लीटर पानी है, उसमें 20 लीटर पानी है. चलो इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड. फाइनल टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड. इसमें भी इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड. फाइनल टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड.
तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा, अगेन 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने क्या किया, मास बढ़ा दिया बट टेम्परेचर डिफरेंस क्या किया, सेम किया। चलो अब हीट दो, अगेन इसमें हीट देना स्टार्ट करो। हीट दोगे तो क्या होगा भैया, 10 केजी वाला जो है, ये 10 लीटर जो पानी है वो जल्दी से जल्दी कहां पर पहुंच जाएगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा। वहीं 20 लीटर वाला जो पानी है उसको ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा हीट लगेगी। क्यों, क्योंकि उस क्या है, उसमें मास क्या है, ज्यादा है। पहुंचना तो कहां पे, 40 डिग्री पे, बट मास ज्यादा होने के कारण हीट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मैं इस एग्जांपल से बोल सकता हूं कि Q इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू M। जैसे जैसे आप मास बढ़ाते जाओगे मुझे हीट को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। या उल्टा बोल दो, मास जैसे जैसे घटा रहे हैं हीट को भी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इनसे क्या निकला, ये जो एग्जांपल से हमने ये दो कंडीशंस निकाली, इन कंडीशन से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं इन कंडीशन से कि जो हीट है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, एक तो मास के, दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस के। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के बाद एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे बोला जाता है C। ठीक है, तो ये C भाई साहब क्या है, ये होता है स्पेसिफिक हीट, जिसका मीनिंग क्या होता है, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट, और हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं, हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। ठीक है, यही स्पेसिफिक हीट एक्चुअली में क्या होती है, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट, और उसी को हम या तो इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। समझने के लिए उसको कैसे समझे, कोई भी पानी है, मान लो आपने कभी भी पानी लिया हुआ है, पानी के अंदर कोई गर्म चीज डाल दो, कोई चिमटा या कोई भी लोहे का एकदम हॉट मटेरियल है उसको डाल दो, क्या होगा, पानी क्या करेगा, फटाफट उसकी हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों कर लेगा, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ज्यादा होती है। वहीं आप वो जो लोहा है, जो गर्म लोहा है, उसको एयर में रख दो, क्या उतना जल्दी ठंडा होगा जितना जल्दी वाटर के केस में होता है, नहीं। क्यों, क्योंकि एयर की स्पेसिफिक हीट और एयर की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी क्या है, कम है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार समझें, और इसके आगे की डेफिनेशंस भी हम देख लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली में, ठीक है, जितना ज्यादा स्पेसिफिक हीट होगी उतनी ज्यादा हमारी हीट एब्जॉर्बिंग क्या होगी, कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा हम हीट को क्या कर पाएंगे, सोख सकते हैं। मतलब जितना ज्यादा C उतनी ज्यादा हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। ये मैं कहां से बोल रहा हूं, इस डेफिनेशन से, ये जो मैंने यहां पर बताया इससे मैंने ये चीज बोल दी। अब एक्चुअली में स्पेसिफिक हीट होती क्या है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इस स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, टू रेज the temperature difference of 1 degree centigrade in 1 kg mass। ठीक है, तो देख लेते हैं मास कितना है, 1 kg, मास कितना है 1 kg, ये C की तो डेफिनेशन ही बता रहे हैं, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 1 का। मतलब ये कोई मेरा सिस्टम है, जिसमें मास कितना है 1 kg है, जिसका इनिशियल टेम्परेचर कितना हो, कोई 20, और फाइनल टेम्परेचर कितना हो, कोई 21। तो मेरा चेंज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। तो जितनी हीट लगेगी वो किसके इक्वल होगी, C के। तो ये यहाँ पर प्रूफ कर दिया, C। क्लियर। नाउ ये तो बता दिया कि हीट का जो फॉर्मूला है वो कहां से आया, किस प्रकार से इस फॉर्मूले को लेकर के आए, उस फॉर्मूले में कांस्टेंट क्या होता है, और उसके बारे में कुछ चीजें देख ली। अब ये कांस्टेंट ही आगे चल करके बहुत बड़ी चीज बनता है। क्या बनता है, तो देखो हमने थर्मोडायनेमिक्स में जब आइडियल गैस पढ़ी थी तो 2 प्रोसेसेस पढ़ी, कौन सी, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ना दोनों को लेकर के चलता हूं मैं। ठीक है, ये मैंने ली कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जिसके अंदर ये क्या है, मेरा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है।
ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, अगेन इसमें क्या है मेरा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, इसको मैंने क्या कर दिया फिक्स, इसको क्या कर दिया फिक्स, ये कर दिया फिक्स फिक्स ना, ये टेम्परेचर है ना। अब इसका, इसमें कोई भी मास m होगा, कोई भी मास होगा, गैस होगी उसका कोई मास m होगा। इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है, कोई भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। फाइनल टेम्परेचर कितना है, कोई 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें भी इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। फाइनल टेम्परेचर कितना है, कोई भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी यहाँ पे मैं टेम्परेचर डिफरेंस और मास की, मास दोनों में ही क्या है, सेम है। टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में क्या ही, दोनों में भी क्या है, सेम है। चलो अब हीट दो, अब इसको हम हीट दे रहे हैं, इसको भी हीट दे रहे हैं। इसको हीट दोगे तो ये एक्सपांड होगा क्या, जो भी चीज रहेगी, जैसे ही आप इसको हीट दोगे तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ करके कहां चले जाएगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर चले जाएगा। कहीं पिस्टन मूव कर रहा है क्या, नहीं। बट कांस्टेंट प्रेशर के प्रोसेस में क्यों नहीं मूव कर रहा, क्योंकि हमने इसका निकाला है कि वर्क क्या होता है, इसका जीरो होता है। जब थर्मोडायनेमिक वर्क इसके पहले पढ़ा था तो उसमें निकाला था कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, चूंकि W PdV होता है और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, जिसके कारण वर्क क्या हो जाता है हमारा, जीरो हो जाता है। बट पिस्टन प्रेशर केस में, कांस्टेंट प्रेशर केस में वर्क की कुछ वैल्यू होती है, वर्क की कुछ वैल्यू होती है। नाउ लेट अस अज्यूम कि हमने इसके अंदर ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली प्रोसेस थी, इसके अंदर कोई 100 हीट दी। अब वो 100 हीट हमको कहां पे पहुंचाने के लिए लग रही थी, इस फाइनल टेम्परेचर पे पहुंचाने के लिए लग रही थी, और वो कहां गई पूरी की पूरी। ये कोई इंटरनल एनर्जी बाहर तो आया नहीं कहीं, क्योंकि वर्क जीरो था तो आउटपुट तो कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ वो कहां हुआ, इंटरनल एनर्जी में हुआ। और इंटरनली क्या हुआ, टेम्परेचर रेज हो गया। ठीक ना, अब इसमें भी वही एग्जांपल लेते हैं, इसमें भी हमने हीट, अब इसमें अगर 100 लग रही थी सिर्फ कहां तक पहुंचाने के लिए, यहां तक पहुंचाने के लिए, तो इसमें ज्यादा हीट लगेगी। क्यों लगी, क्योंकि ये एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है तो और वॉल्यूम मिल रहा है, वॉल्यूम मिल रहा है तो गैस एक्सपांड होगी। जैसे जैसे गैस एक्सपांड होने लगेगी वो ठंडी होने लगी, तो हमको हीट क्या देना पड़ेगी, ज्यादा देना पड़ेगी। तो मैं बोल देता हूं यहाँ पे कोई 150 में हीट दे रहा हूं, जिसके दो भाग हो रहे हैं। एक तो जा रहा है इंटरनल एनर्जी जो 100 है हो रही है, और जो क्या कर रही है, हमारा टेम्परेचर राइज करके यहां तक पहुंचा रही है। और दूसरा हमारा जा रहा है वर्क में, कोई 50% हमारा कहां जा रहा है, वर्क में जा रहा है। ठीक ना, इससे हमने देखा कि प्रेशर की प्रोसेस में हमको हीट क्या देना पड़ती है, प्रेशर की प्रोसेस का हीट थी, ये वॉल्यूम की प्रोसेस की हीट थी। इट मींस मैं ये कह सकता हूं कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट ज्यादा लगती है कांस्टेंट वॉल्यूम से, जबकि मास और टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में क्या थे, सेम थे। तो मैं इसको कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं, mc/dt, ये किसका है, कांस्टेंट प्रेशर का, इज ग्रेटर देन mc/dt, ये किसका है, कांस्टेंट वॉल्यूम का। ना मास दोनों में सेम है, चाहे वॉल्यूम प्रोसेस हो चाहे प्रेशर प्रोसेस हो, दोनों में सेम है। टेम्परेचर डिफरेंस दोनों ही प्रोसेस में क्या है, सेम है। तो इट मींस Cp इज ग्रेटर देन Cv। ये निकल करके आया कहां से, ये अभी यहां पर देखा हमने, कहां से निकल करके आया, यहां से। और इसको ऐसा बोल सकता हूं मैं, यहां पर बोल देता हूं, ठीक है, इसको इस प्रकार बोल सकता हूं कि Cp/Cv इज ग्रेटर देन 1। और ये जो रेशो है Cp/Cv का, इसी को बोला जाता है गामा। जो रेशो होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये Cp का पूरा नाम क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट वॉल्यूम, ठीक, कांस्टेंट वॉल्यूम, उन दोनों के रेशो को हम क्या बोलते हैं, गामा। और गामा की वैल्यू क्या होगी, इज ग्रेटर देन 1। यस, हमने देखी है कि एयर के लिए वैल्यू क्या होती है, जनरली 1.4। आप दूसरे भी गैसेस लेंगे जैसे हीलियम, आर्गन, जब इनके न्यूमेरिकल्स और भी कोई गैसेस दियो, उनके न्यूमेरिकल्स दे देंगे तो गामा की वैल्यू आपको हमेशा 1 से क्या मिलेगी, ग्रेटर मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि यहां पर हमने उस चीज को प्रूफ करके बता दिया है। और Cp और Cv, Cp बड़ा क्यों होता है, क्योंकि Cp के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है, एक्सटर्नल वर्क भी आ रहा है और इंटरनल एनर्जी, दो चीजें आ रही है। वहीं Cv सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, यस, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, इंटरनल एनर्जी ही होती है। इसके लिए Cp क्या होता है, कम होता है, और Cp क्या होता है, ज्यादा होता है। जनरली इनकी वैल्यूज क्या होती है, तो Cp और Cv यहां पर पढ़ लिया तो बता देता हूं। फॉर एयर, ठीक है, एयर के लिए Cp की वैल्यू होती है 1.005 किलो जूल पर kg केल्विन, ठीक है। वहीं Cv की वैल्यू होती है 0.718
किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, वैल्यूज में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कोई 713 लेता है, कोई 717 लेता है। ठीक है, तो या तो आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन हो वो ले लो, या पीके नाथ की बुक में से आप अधिकतर स्टैंडर्ड्स जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें पीके नाथ जो रेफरेंस देते हैं वही रेफरेंस को हम यहाँ पर यूज करते हैं। जनरली एयर के लिए ये दो चीज यूज होती है, और गामा हमको पता ही है एयर के लिए कितना होता है 1.4 यूनिट लेस है, क्योंकि इन दोनों का रेशो है। तो यस, इन दोनों का रेशो है, दोनों यूनिट्स का नहीं कैंसर, और आप इन दोनों का रेशो करके देखो ऑटोमेटिकली आपको गामा की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1.39 के लगभग मिलेगी, जिसको हम ऑलमोस्ट किसके इक्वल कर देते हैं, 1.4 के इक्वल कर देते हैं। चलो, ये तो बात हुई किसकी, गैस की। अब सॉलिड और लिक्विड के केस में सीपी और सीपी की वैल्यू क्या होती है? तो जनरली सॉलिड्स और लिक्विड्स जो है वो इनकंप्रेसिबल रहते हैं। उन केसेस में, सॉलिड्स और लिक्विड के केस में, ठीक है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के केस में जनरली ये इनकंप्रेसिबल रहते हैं। तो सीपी और सीबी की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए। ठीक है, सीपी और सीपी की वैल्यू क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, लगभग इक्वल ही होती है दोनों के। चलो, ये सब तो था हीट के बारे में, ये बेसिक कंसेप्ट था हीट का, कहीं ना कहीं आगे आपको यूज आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है सीपी और सीबी, बहुत सारी जगह पूछा भी जाता है, हो सकता है आपके इंटरव्यूज इनमें भी क्वेश्चन पूछ ले कि एक्चुअली में सी होता क्या है, उसकी क्या यूनिट होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इतनी बड़ी डेफिनेशन ना बताएं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर दिस, सिंपल सा वर्ड है, हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी और एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट। इस टाइप्स के अगर आप प्रोनाउंस बताएंगे उनको तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस ऑन पीवी डायग्राम, अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने 5 प्रोसेसेस पढ़ी थी, ठीक है, आइडियल गैस की जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज हो रही थी, उसको हम कहां ड्रॉ कर रहे हैं, पीवी डायग्राम में ड्रॉ कर रहे हैं। तो चलो, सबसे पहले ड्रॉ करने के पहले मैं इक्वेशन ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, पीवी की पावर k इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। ये कोई एक फंडामेंटल इक्वेशन थी, यहां पर मैं k की वैल्यूज चेंज करते जाऊंगा, उसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, प्लॉट करूंगा। तो नाउ फर्स्ट प्रोसेस कौन सी ले ली मैंने, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। प्रेशर क्या है, जिसमें कांस्टेंट है ना, प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहां पर कैसे रखेंगे, प्रेशर कांस्टेंट करना है, इस इक्वेशन में प्रेशर कांस्टेंट करना है, तो k की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, 0। भाई किसी की पावर 0 होता है तो वो क्या हो जाता है, 1। तो यहां पर मैं मान लो k क्या है, 0। अगर k 0 है तो यहां पर रखो pv की पावर 0 इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। यस, मैंने इस यहां से निकाल करके बता दिया किस प्रकार निकालते हैं। तो इट मींस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में k क्या होता है, 0 हुआ। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग k की वैल्यू क्या आई, 0 है। चलो दूसरा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। अगेन हमारी इक्वेशन क्या है, pv की पावर k इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। अब इसको कांस्टेंट करना है तो इसकी वैल्यू क्या करना पड़ेगी, बहुत छोटी, मतलब इसको बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक छोटा। बहुत ज्यादा कितना, मान लो कि v की पावर कितने, इनफाइनाइट, वो बहुत बड़ा है, तो p क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहां से, तो p v की पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। तो इट मींस मैं बोल सकता हूं v इज इक्वल टू व्हाट, कहीं ना कहीं कांस्टेंट हो गया, क्योंकि p की वैल्यू क्या हो गई, बहुत छोटी हो गई। जब v की वैल्यू बहुत बड़ी हुई तो p की वैल्यू छोटी हो गई और वो हट गई, तो क्या बचा यहाँ पर, v इज इक्वल टू कांस्टेंट बचा। तो इसमें k की वैल्यू कितनी आई, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में k की वैल्यू कितनी आई, इनफाइनाइट। नाउ थर्ड, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में हम क्या पढ़ते हैं, pv इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहां पर क्या है, pv की पावर k इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो देखो v की पावर कितनी है, 1, तो k इज इक्वल टू मैं यहां से बता सकता हूं, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे लिए 1। यस, यहां से मैंने कर दिया, pv की पावर कितनी है, 1, तो v की पावर यहां पर क्या है, k। कंपेयर किया तो k इज इक्वल टू कितना है, 1। चलो फोर्थ, एडियाबेटिक
एडियाबेटिक क्या था, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और हमारी इक्वेशन क्या है, पीवी की पावर के कांस्टेंट। अगेन कंपेयर करो तो आपको मिल जाएगी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा। किस केस में, एडियाबेटिक के केस में। फिफ्थ पॉलीट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक में क्या है, पीवी की पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी की पावर के, जो हमारी इक्वेशन है वो। अगेन कंपेयर करो तो आपको मिल जाएगा के की वैल्यू क्या है। चलो अब मैं इसको कुछ बढ़ते क्रम में जमा लेता हूं, जैसे किस प्रकार, 0 सबसे छोटी वैल्यू, 1 उससे बड़ी वैल्यू है, उसके बाद गामा 1.4 है, बट एन जो है वो 1 और गामा के बीच में आता है, तो ये एन आएगा पहले, फिर गामा आएगा और फिर इनफाइनाइट आएगा। तो इसको मैं एक यहां पर साइड में लिख देता हूं, उसके बाद यहां पर हम जो है ग्राफ क्रिएट करेंगे। चलो, कांस्टेंट प्रेशर के लिए के की वैल्यू थी 0, ठीक। उसके बाद कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए के की वैल्यू थी 1। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जो थी उसके लिए थी के की वैल्यू n। एडियाबेटिक जो प्रोसेस थी उसके लिए थी के की वैल्यू गामा, और कांस्टेंट वॉल्यूम की जो प्रोसेस थी उसके लिए थी के की वैल्यू इनफाइनाइट। ये मेरे पास निकल करके आखिरी में समरी आ गई थी। चलो अब इसको ड्रॉ करते हैं पीवी डायग्राम में। ये V, ये P, एक और बार इधर, ये V, ये P। दो केसेस ड्रॉ कर रहा हूं, एक केस है एक्सपांशन का, दूसरा केस है कंप्रेशन का। दूसरा केस किसका है, कंप्रेशन का। चल क्या है, सबसे पहले P कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर कहां है, ये रहा हमारा कोई कांस्टेंट प्रेशर। एक्सपांड होगा तो जब भी एक्सपांड होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ेगा। एक्सपांड हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो चलो मैंने कोई ये पॉइंट लेकर के चला जहां से मैं चल रहा था, जिसपे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और के की वैल्यू कितनी है, 0 है। नेक्स्ट क्या है, के की वैल्यू 1 और कांस्टेंट टेम्परेचर। मैंने बताया था कि कांस्टेंट टेम्परेचर और आइसोथर्मल प्रोसेस में जो कर्व होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है और कुछ इस टाइप का जाता है। तो ये कोई मैंने कर्व बना दिया, जो कौन सी प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर की प्रोसेस है, जिसकी के की वैल्यू क्या है, जिसमें 1 है। नाउ नेक्स्ट क्या है, पॉलीट्रोपिक और एडियाबेटिक प्रोसेस में भी कोई कर्व बनते हैं, ये भी बताया था मैंने जब प्रोसेसेस पढ़ाई थी। उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अभी नेक्स्ट इसके बाद में बताऊंगा। तो ये भी कर्व बनेगा, मतलब ये भी कुछ इस टाइप से गया है, ठीक है, ये भी कुछ इस टाइप से गया। ये कौन सी प्रोसेस है, ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, जिसमें के की वैल्यू क्या है, n है, ठीक है। नेक्स्ट ये अगेन ये गया, ये कौन सा है, ये एडियाबेटिक है, जिसमें के की वैल्यू क्या आ रही है, गामा आ रही है। और कांस्टेंट वॉल्यूम यहां पर है, किस प्रकार से कांस्टेंट करेंगे, इस प्रकार से कांस्टेंट कर सकते हैं। और जब भी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में एक्सपांशन होता है तो प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रोसेस है, जिसमें के की वैल्यू कितनी है, 1/8, ठीक है। ये प्रोसेस सारी समझ में आ गई, किस प्रकार के की वैल्यू किधर बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो के क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। के क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नाउ अब ये तो एक्सपांशन की बात थी, एक्सपांड हो रहे थे। अब कंप्रेशन की बात है, कंप्रेशन की बात करते हैं तो अगेन इधर आ जाओ। कंप्रेशन में सबसे पहले कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम कंप्रेस कर रहे हैं, किसी चीज को कंप्रेस कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। पहले कोई यहां था, अब वॉल्यूम कहां जाएगा, यहां पर। ये कौन सी प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस है, जिसमें के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू कितनी है, 0। अगेन ये क्या करेंगे, वही कर्व बनाए, ये आइसोथर्मल के लिए कर्व, जिसमें के की वैल्यू क्या है, 1। अगेन ये कोई कर्व जो पॉलीट्रोपिक का है, ठीक है, पॉलीट्रोपिक का है, जिसमें के की वैल्यू क्या है, n। अगेन कोई कर्व, ठीक है, ये कौन सा है, एडियाबेटिक के लिए है, जिसमें के की वैल्यू किसके इक्वल है, गामा के। और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस किस प्रकार जाती है, सीधी जाती है। और ये v = क्या है, c है, जिसमें k की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। तो इसमें इस प्रकार से बोल सकता हूं कि जैसे जैसे ऐसे जा रहा हूं, k क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, k क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कांस्टेंट ये पीवी डायग्राम्स में सारे जो कर्व्स है वो बनाते हुए आना चाहिए, ताकि जब हमको न्यूमेरिकल्स दिया जाए तो हम उसको ड्रॉ कर सके इजीली। कहां पर,
जो पीवी डायग्राम में, ठीक है, पीवी डायग्राम में हम इसको ड्रॉ कर सकें। तो इसका चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ये कहीं ना कहीं आगे आपको बहुत काम में जरूर आएगा। चलो अब देखो डिफरेंस हमको क्या बताना है कि ये जो कर्व है ये एक जैसे हैं। हमको कभी अगर पीवी डायग्राम में, चलो ये तो अब हमने देख लिया, ठीक है, ये अब हमने देख लिया है, तो मैं बोल देता हूं, बस ऐसा बोल रहा हूं मैं कि ये कोई दो कर्व दे दिए, ये कर्व दे दिया। अब उसने पूछ लिया कि मेरे को बताओ आइसोथर्मल कर्व कौन सा और एडियाबैटिक। मैं आपसे पूछता हूं कि आइसोथर्मल कौन सा और एडियाबैटिक, क्या अभी आप बता पाओगे डिफरेंशिएट? कहीं पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, क्या हम बता पाएंगे कि कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबैटिक है? नहीं। तो इसको पहले प्रूफ करके देखते हैं कि किस प्रकार अगर कोई ऐसी दो कर्व दे दे तो हम उसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत काम की चीज है। तो चलो हम क्या निकाल रहे हैं? स्लोप निकाल रहे हैं, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व ऑन पीवी डायग्राम, वही, ठीक, ऑन पीवी डायग्राम। चलो तो फर्स्ट मैं लेता हूं, पहले किसकी बात कर रहा हूं? आइसोथर्मल की। पहले किसकी बात कर रहा हूं मैं? आइसोथर्मल की बात कर रहा हूं। आइसोथर्मल की बात कर रहा हूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। उसकी जो इक्वेशन क्या है वो पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है। चलो मैं इसको क्या कर रहा हूं? डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो फर्स्ट वैसा का वैसा डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड वैसा का वैसा डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, यही बोलेंगे, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है? 0। तो क्या निकालना है हमको? स्लोप निकालना है। किस पे निकालना है? पीवी डायग्राम पे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं dp बाय dv, सॉरी पहले इसको उस साइड ले जाओ, p dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ v dp, ये होगा। तो dp बाय dv, चूंकि हमारा स्लोप क्या है? प्रेशर टू द वॉल्यूम ही है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का स्लोप है, ये कितना आ रहा है? माइनस dp बाय, हाँ, माइनस p बाय v, p बाय v आ रहा है। ये किसका स्लोप है? आइसोथर्मल स्लोप है। ये कौन सा स्लोप है? आइसोथर्मल स्लोप है। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स में एमसीक्यू में पूछ भी लिया जाए, ठीक है। तो ये कौन सा स्लोप है? आइसोथर्मल स्लोप है। चलो सेकंड निकालते हैं हम एडियाबैटिक का। एडियाबैटिक के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलो इसको भी डिफरेंशिएट करो, पी ऐसा का ऐसा, ये क्या हो जाएगा? गामा v टू द पावर गामा माइनस 1। हमको जानते हैं x का स्क्वायर रहता है तो हम क्या करते हैं? 2x टू द पावर 2 माइनस 1। तो अगेन यहाँ पे वही क्या? गामा v टू द पावर गामा माइनस 1 इनटू dv, उसका डेरिवेटिव, प्लस अब सेकंड वैसा का वैसा v की पावर गामा इनटू dp इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो यहां पर भी हमको क्या निकालना है? dp बाय dv निकालना है। चलो यहां पर भी फाइंड आउट करते हैं, p इनटू गामा, इसको मैं तोड़ करके इस प्रकार लिख सकता हूं, v की पावर गामा इनटू v टू द पावर माइनस 1। अगर पावर दोनों को अगेन प्लस करोगे तो यही चीज बन जाएगी। तो मैंने इनको इस प्रकार निकाल दिया, dv इज इक्वल टू माइनस का v टू द पावर गामा dp, v टू द पावर गामा, v टू द पावर गामा आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। चलो dp बाय dv यहां पर भी निकाल लेते हैं, dp बाय dv निकाल लेता हूं। तो dp तो यही है, dv यहां गया, इस साइड क्या क्या चीज बची? गामा माइनस माइनस का, ये माइनस इस साइड आएगा तो माइनस गामा p बाय v, और ये क्या है हमारे लिए? ये हमने निकाल करके दे दिया क्या? एडियाबैटिक का स्लोप, एडियाबैटिक का स्लोप निकाल करके दे दिया। अब देखो इसमें कुछ चीज देखने लायक क्या है, ये देखो क्या हो रहा है? dp बाय dv इज इक्वल टू, इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूं, गामा माइनस p बाय v। और ये माइनस p बाय v क्या है? आइसोथर्मल स्लोप क्या होता है? माइनस p बाय v। तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, गामा टाइम्स आइसोथर्मल स्लोप, आइसोथर्मल स्लोप। तो एक्चुअली में ये तो हो गया, निकल करके आ गए हमारे पास सारी चीजें आ गई, ठीक है। एक्चुअली में जो एडियाबैटिक स्लोप होता है, एडियाबैटिक स्लोप होता है वो क्या होता है? गामा टाइम्स ज्यादा होता है किसके? आइसोथर्मल स्लोप के, आइसोथर्मल स्लोप के, ठीक है। आइसोथर्मल स्लोप क्या था? आइसोथर्मल स्लोप क्या था? ये हमने यहां देखा, dp बाय
dV इज टू माइनस पी बाई वी, ये आइसो के लिए है, आइसोथर्मल के लिए। और एडियाबेटिक के लिए क्या है, तो dP बाई dV इज टू माइनस का गामा P बाई वी, ये हमने यहां पर निकाल दिया, ये रहा। तो मैं इस प्रकार से बोल सकता हूं कि एडियाबेटिक स्लोप जो है वो गामा टाइम्स क्या है, आइसोथर्मल स्लोप। दोनों ही क्या है, नेगेटिव में है। चलो अब इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं, ठीक है। और गामा क्या होता है, जनरली गामा की जो वैल्यू होती है वो किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, ये पहले ही माइनस में, तो इट मींस एडियाबेटिक स्लोप और ज्यादा क्या होता है, माइनस में होता है, और ज्यादा क्या होगा, डीप में जाएगा। तो हम देखते हैं किस प्रकार से अब ये डीप में जाता है। चलो अब इन दोनों स्लोपों को मैं क्या कर रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं। कहां ड्रॉ कर रहा हूं, पीवी डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, ये अगेन मैंने वही दो लाइनें ड्रॉ कर दी जो पहले थी, जिसमें एक आइसोथर्मल स्लोप है और एडियाबेटिक स्लोप है। अब हम इसको निकाल सकते हैं कि कौन सा एडियाबेटिक है और कौन सा आइसोथर्मल है। दोनों ही स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो हम कहां जाएंगे, जहां पर दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन हुआ है वहां से नेगेटिव डायरेक्शन में हम चल दिए, ठीक है। क्या करना है, जहां पे पॉइंट आया है वहां से नेगेटिव जाना। नेगेटिव क्यों गए, क्योंकि दोनों स्लोप किस में दिए गए हैं, नेगेटिव में दिए गए हैं, ठीक है। और कौन सा, ये P बाई वी है और ये कोई ये है। तो मैं बोल सकता हूं एक एग्जांपल के लिए कि आइसोथर्मल अगर -10 है, आइसोथर्मल -10 है, तो एडियाबेटिक क्या होगा, माइनस का 14 होगा। 1.4 टाइम्स तो क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या होगा, माइनस का 14 होगा। चलो अब ये कोई एंगल है, ये कोई θ1 है, तो ये बोल सकता हूं ये कोई क्या होगा, θ2। θ2 क्या है, θ2 क्या है, नेगेटिव में जाएंगे तो ज्यादा वैल्यू है, जैसे जैसे हम इस साइड जा रहे हैं ये क्या जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। तो θ2 क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, θ1 से। इट मींस ये वाली जो लाइन हमको दिख रही है, ये जो जा रही है, जो ज्यादा ऊपर से लेकर के कर्व बनाई, ये कौन सी थी, एडियाबेटिक की लाइन थी। और ये वाली जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, आइसोथर्मल की लाइन है। ये यहां पर हमने प्रूफ करके बता दिया। कैसे बताया, नेगेटिव लाइन, नेगेटिव डायरेक्शन में एक लाइन खींची, वहां से स्लोप से देखे कौन कम है और कौन ज्यादा, नेगेटिव लाइन से गए, स्लोप देखा। ये अगर θ1 था तो ये गामा टाइम्स क्या होगा, एडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल से गामा टाइम्स ज्यादा होगा। तो जो जिसका ज्यादा स्लोप आया वो एडियाबेटिक, जिसका कम स्लोप आया वो क्या, आइसोथर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर आज का लेक्चर यहीं तक है। हीट के बारे में ये सारी चीजें खत्म हो गई, एनर्जी इंटरेक्शन यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चालू करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज पढ़ा है इसमें अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।